नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। मैं आज आपसे स्थूल्य के बारे में डिस्कस करूंगा। स्थूल्य ओबेसिटी, जिसमें बीएमआई रेट जो है वो बढ़ जाता है, 25 के ऊपर आगे चल जाता है। पहले उसको ओवरवेट कहते हैं, बाद में 30 के ऊपर उसको ओबेस कहते हैं। तो ये जो डिसीज़ जो है, डिसीज़ ही कहेंगे हम इसको, कंडीशन कहेंगे या डिसीज़ कहेंगे। कोई लोग इसको डिसीज़ मानते हैं, कोई लोग इसको कंडीशन मानते हैं। तो अलग अलग लोगों का अपना मानना रहता है। तो जो कोई भी कुछ भी माने, उसको डिसीज़ माने या कंडीशन माने, हमें तो उसको रिज़ल्ट को देखना है कि हमें रिज़ल्ट चाहिए कि इसमें क्या रिज़ल्ट हो सकते हैं। जो ओबेज है वो किस तरह से नॉर्मल वेट लाए, जिसका कि हम कहेंगे कि उनके हाइट के हिसाब से उनका वेट, उनके जो एज है उसके हिसाब से वेट। तो ये हमें मैनेज करना है, मेंटेन करना है। वो कैसे करना है वो हम जानेंगे। तो मैं आपको पहले तो इसका रीज़निंग बताऊंगा कि ये रीज़निंग क्या है इसके। तो अभी जो हम देख रहे हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल का विषय अभी मैं थोड़ा लूँगा कि जो लाइफस्टाइल है ये अभी बहुत कम हो रही है। जिसे कहते हैं ना कि जो शारीरिक श्रम जो है वो कम होते जा रहा है। तो उस कारण से जिस तरह वो पचना चाहिए, जो भी हम खा रहे हैं वो नहीं प्रॉपर नहीं पच पाता है। कहीं ना कहीं वो जमा हो जाता है हमारे शरीर में मेद के स्वरूप में। क्योंकि ओबेसिटी में मांस मेद ये ज़्यादा जो है, ये इसका बढ़ जाना, मेद का बढ़ जाना, मेद धातु का बढ़ जाना, क्योंकि इसमें अग्नि जो है वो ज़्यादा रहती है। खान पान बहुत ज़्यादा हो जाता है, खान पान की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है स्थूल्य के इसमें। अग्नि प्रदीप्त रहती है इसमें, इसलिए वो बहुत बार उनको खाने को उनका जी करता है, ज़्यादा खाना लेते हैं, बहुत बार खाना लेते हैं। और इसमें जो है उनकी हालचाल जो कम हो जाती है। तो ये सभी जो विषय है ये स्थूल्य में पाए जाते हैं। तो आहार का भी इसमें है, विहार का भी है। आहार विहार में जब हम कहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड का लेना, मैदा बेसन का लेना, ज़्यादा होटलिंग का लेना, ज़्यादा तले हुआ है, दूध के कुछ चीज़ें हैं, बनाए हुए पदार्थ है, रबड़ी जैसा हुआ, बासुंदी हो गया। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा लेना। और इसका जो पचन रहता है, जिस तरह हम वर्कआउट करेंगे, कुछ रनिंग करेंगे या कुछ काम करेंगे, चलने फिरने का काम, बैठने उठने का काम, कुछ अगर हम जिसे कहते हैं कि कुछ ज़्यादा भारी भरकम जो काम रहता है, जैसे नाली का साफ़ करना हुआ या नाली खोदना हुआ, तो ये जो मस्कुलर जिसे वर्क कहते हैं, ज़्यादा इसमें मांसपेशियों का उपयोग होता है, जिसमें पसीना आता है, उस तरह से काम अभी बहुत कम हो रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। और खाना जो है वो ज़्यादा ज़्यादा लिया जा रहा है। जितना हमें एज के हिसाब से चाहिए, जितना हमें हाइट के हिसाब से चाहिए, उस तरह का खाना ना होते हुए हम कैलोरीज ज़्यादा ले रहे हैं और उस कैलोरीज का पचन प्रॉपर नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर हम नॉर्मल में अगर देखेंगे तो 2000 किलो कैलोरी ये जो है पूरा डाइट का हिसाब अगर लगाएंगे तो ये नॉर्मल जो हम घर में रहते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, उनके लिए सफिशेंट हो जाता है। इसका मैं आपको चार्ट भी दूंगा कि आपको एज के हिसाब से कितनी कैलोरी लेना है, आपके एज के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए। ये मैं आपको इसका चार्ट अलग से दूंगा। पथ्य पथ्य का मैं भी चार्ट दूंगा कि क्या आपको सेवन करना है, क्या नहीं सेवन करना है। लेकिन हम पहले तो इस डिसीज़ को जानेंगे कि डिसीज़ क्यों बनते जा रहा है, क्यों ये ज़्यादातर लोगों में ओबेसिटी पाई जा रही है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप डाइट के ऊपर अच्छा ध्यान दें और आप शारीरिक श्रम के ऊपर ध्यान दें। क्योंकि आप अगर वॉकिंग करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो आपका जो पचन है वो अच्छा रहेगा, आपकी कैलोरीज ये बर्न होगी। लेकिन अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप अगर ऑफिस में वर्क करते हैं, कंप्यूटर के ऊपर वर्क करते हैं, आईटी सेक्टर के लोग हैं जो घर में ही काम कर रहे हैं कुछ लोग, तो उनके लिए डाइट का बहुत हिसाब रखना ज़रूरी हो जाता है, कैलोरीज का हिसाब रखना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि ये आपकी कैलोरीज जो है, जिसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म जो है, ये प्रॉपर होना चाहिए। तो ये प्रॉपर नहीं होता है। जो कट करना रहता है, ब्रेक डाउन करना रहता है फैट का, तो ब्रेक डाउन प्रॉपर नहीं हो पाता है। उसमें कुछ डिसीज़ भी मैं आपको कहता हूँ कि पिट्यूटरी ग्लैंड के रिलेटेड डिसीज़ है, थायराइड ग्लैंड के रिलेटेड डिसीज़ है, सुप्रारिनल ग्लैंड की डिसीज़ है, या फिर टेस्टिस की डिसीज़ है। ये सभी का लो सिक्रेशन होना, ये भी आपकी ओबेसिटी को बुलावा लाता है। जो हम अगर कहेंगे, एक तो मैंने आपको कहा कि आहार विहार के ऊपर में, दूसरा मैंने आपको कहा कि अगर आप ये जो डिसीज से अगर ग्रसित है, जैसे कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, जो अभी बहुत
ज़्यादा कॉमन हो गया है, हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन, तो उसमें भी ओबेसिटी होती है। उसमें BMI रेट जो है वो कम हो जाता है। जो बर्न होना चाहिए, फैट का बर्न होना चाहिए, तो ये प्रॉपर नहीं हो पाता ये अगर डिसीज़ रहे तो। और बाकी मैंने आपको कहा कि आपकी जो आहार का जो आप ले रहे हैं, आहार जो भी आप ले रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ज़्यादा नॉनवेज का उपयोग हो रहा है आपके इसमें, ज़्यादा आप होटलिंग का उपयोग कर रहे हैं, तो ये भी आपको हानिकारक करेगा। और दूसरी जो चीज़ है विहार का, जो आप वर्कआउट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ अगर बाहर का वर्क करें, घर के बाहर का, तो वो आप किस तरह से करते हैं, उसके ऊपर भी आपकी ओबेसिटी है। अगर ये आप दोनों भी आपकी गड़बड़ है, आपका आहार भी गड़बड़ चल रहा है, आपकी विहार जो है वो भी गड़बड़ चल रहा है, तो ये ओबेसिटी आपको नज़दीक लाएगी, जिसके कारण से आप थकावट महसूस करेंगे, क्योंकि धातु नहीं बन पाती है इसमें, सिर्फ मेद धातु ज़्यादा बनती है, बाकी धातु नहीं बन पाती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु है, ये प्रॉपर बनेगी तभी आपका बल रहेगा। इसमें बल इसी कारण क्षीण हो जाता है कि ये सिर्फ मेद धातु को इसमें बढ़ाती है। आपको पसीने का आपको दुर्गंध आएगी, आपको पसीना ज़्यादा आएगा, आपका जो फिजिकल रिलेशनशिप है वो आप इसमें कम हो जाएगा, आपको उत्साह नहीं रहेगा शरीर में, आप आलस ज़्यादा महसूस करोगे और आपको थकावट सी रहेगी। और ये जो ओबेसिटी है उसके कारण से आप हार्ट के ऊपर भी प्रेशर ला रहे हैं, जिसको मैं कहूँगा कि LDL, तो ये जो है ये चिपक के रहता है हमारे नसों में, तो ये बढ़ जाता है इसमें LDL। तो जो कोलेस्ट्रॉल की लेवल है, ट्राइग्लिसराइड की लेवल है, HDL की लेवल है, LDL की लेवल है, ये आपको मेंटेन रखनी है। इसमें बहुत पेशेंट में ये बढ़ के दिखता है, जिसके कारण इनको जल्दी से सांस लग जाती है। ये थोड़े बहुत भी चलते हैं तो इसमें सांस बढ़ जाती है। थोड़ा अगर स्टेयर में अभी चल दिए, कुछ आगे वो पीछे हो गया तो उनको सांस बढ़ जाती है, इनको ज़्यादा भागा दौड़ी इनसे नहीं हो पाती है। तो ये इसमें कार्डियक के रिलेटेड इनको कॉम्प्लिकेशन बन सकते हैं। और दूसरा जो है ओबेसिटी के कारण में आपका जो डायबिटीज़ है ये भी आप ला रहे हैं, इसका मतलब खुद के ऊपर ला रहे हैं इसको, इस बीमारी को आप आमंत्रित कर रहे हैं ये ओबेसिटी की इसमें। और जो है जोड़ों का दर्द, जैसे कहते हैं वेट बेयरिंग जॉइंट, जैसा कि एंकल जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, और ये बॉल एंड सॉकेट जो ऊपर वाला है उस रीजन में, जो कमर का रीजन है उसमें, तो ये जो सभी जॉइंट्स है इसमें बहुत प्रेशर आ जाता है, क्योंकि वेट आपका वेट ले रहा है शरीर का ऊपर का, तो ये आप वेट नहीं संभाल पाते उतना, उस कारण से इनमें प्रेशर आने के कारण यहाँ के जो पॉइंट्स है ये दर्द करने लगते हैं। जैसे कि नी जॉइंट का दर्द हो गया, इसमें स्वेलिंग आ गई, एंकल जॉइंट में स्वेलिंग आ गई, दर्द शुरू हो गया, तो सूजन भी रहेगी, दर्द भी रहेगा। तो इस कारण आपको ओबेसिटी को अगर मेंटेन रखना है, मैनेज करना है, तो मैं अभी आपको चिकित्सा के बारे में डिटेलिंग कहूँगा, लेकिन ये आपको समझ में लेना है कि ये कोई जो ऐसा नहीं कि आपने एक आधी गोली ले ली और ओबेसिटी ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है विषय ये। आपको डाइट का भी ध्यान रखना है, जो आप आहार विहार ले रहे हैं उसका भी ध्यान रखना है, उसको आप प्रॉपर तरीके से मैनेज करिए, कैलोरीज़ को मैनेज करिए। और जो आपकी जो वर्कआउट जो है, आप अगर कोई व्यायाम कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, उसको आप ज़्यादा बढ़ाएं उसमें, क्योंकि वो आपको बढ़ोतरी करनी है। ऐसे अगर 15 मिनट पहले कर रहे हैं तो आधा घंटा, फिर 1 घंटा, इस तरह से आपको बढ़ाते जाना है आपकी एक्सरसाइज को। तो मैं आपको इसमें आहार विहार का नियंत्रण पहले बताऊंगा कि ये आपको ठीक करना है, और बाद में मैं आपको कहूँगा कि एक्सरसाइज। तो ये दोनों पहले 2 चीज़ें हैं, ये आपको समझ में लेनी है, क्योंकि ये ओबेसिटी जो है ये सिर्फ गोलियों से या कोई पाउडर लेने से नियंत्रित में आने वाला विषय नहीं है। ये कुछ समय के लिए हो सकता है, आप अब जगह ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ये आपको अगर लाइफ लॉन्ग इसको अगर निकालना है, ओबेसिटी को आपको नहीं रखना है पास में, इसको इससे दूर ले जाना है ओबेसिटी को, तो आपको आहार का भी सही तरीके से आपको मेंटेन करना है, और जो एक्सरसाइज है वो भी मेंटेन करनी है। अभी मैं चिकित्सा के बारे में कहूँगा, तो चिकित्सा में सबसे आता है कि आप अगर शोधन में अगर है, पंचकर्म अगर लेना है, तो इसमें लेखन बस्ती आती है। लेखन बस्ती, इसमें कुछ गोमूत्र का उपयोग करते हैं, क्षार का उपयोग करते हैं, और कुछ उष्ण तिष्ण कुछ दवाई रहती है इसमें यूज़ करते हैं, जैसे बृहत पंचमूल हो गया, तो इसको लेते हैं और इसकी लेखन बस्ती करते हैं। कुछ इसमें विडंग भी डालते हैं, विडंग है, वाव विडंग या विडंगा कहते हैं, ये भी डालते हैं लेखन बस्ती में। तो लेखन बस्ती का क्रम रहता है, जैसे कि मैंने कहा कि 30 दिन के लिए या 15 दिन के लिए कर रहे हैं, क्या 8 दिन के लिए कर रहे हैं, तो लेखन बस्ती हो गई, तो बस्ती कर सकते हैं। जिसमें एक थेरेपी है उद्वर्तन थेरेपी रहती है, जिसमें कि जौ का आटा रहेगा, बाजरा या जौ का आटा और त्रिफला, ये भरड़ जिसे कहते हैं, ज़्यादा इसको फाइन पाउडर नहीं लेनी है त्रिफला की, दोनों भी लेके
जौ की भी पाउडर आपको खुरदरा लेना है और त्रिफला भी खुरदरा लेना है। त्रिफला मीन्स हिरडा, पेहड़ा और आमल की, ये तीनों को मिला के त्रिफला। तो ये तीनों को भी आपको इसका जो बी है या फल जो है, त्रिफला तीनों भी फल हो गए, त्रिफला मीन्स तीन दवाई का फल। तो ये लेके इसका आपको खुरदरा पाउडर बनाना है और जो जौ यव या फिर बाजरा, इसका आपको पाउडर बनाना है और इसको घिसना है। जहाँ जहाँ पे आपको लगता है गर्म पानी में इसको डाल के उसको घिसना है। जैसे पेट के ऊपर अगर फैट जमा है तो पेट की इसमें बेली का फैट है तो, क्योंकि इसमें एक तो है कि जनरलाइज्ड ओबेसिटी पाई जाती है या फिर सिर्फ आपके स्टमक के रीजन में ओबेसिटी का जो फैट का डिवाइड होना, जिसको कहते हैं कि एप्पल शेप या पियर शेप, ये दो शेप आते हैं ओबेसिटी में कभी भी। तो एक तो कभी किसी किसी पेशेंट में जो है ये एब्डोमिनल पार्ट में ही ओबेसिटी रहती है, मेद रहता है, या फिर किसी किसी को पेट का रीजन और जो बेली का जो रीजन है, कमर का रीजन है, उसमें फैट रहता है। तो पेट और कमर दोनों भी साथ साथ में किसी किसी में रहते हैं और किसी पेशेंट में पूरे शरीर में फैट रहता है या ओबीज रहते हैं पेशेंट। तो ये अलग अलग तरह के इसके जो है दिखाई पड़ते हैं पेशेंट में। तो जहाँ जहाँ भी मेद है आपको, तो वहाँ पे ये उद्वर्तन थेरेपी करनी है। उद्वर्तन जो मेद को आप ये निकाल लेता है। जिस तरह से आपने अगर देखा होगा कि घी अगर अग्नि के पास, आग के पास अगर रख दिया जाए तो जैसे वो पिघल जाता है, उस तरह से इसका बताया है कि आपको ये जो थेरेपी करते हैं इसके कारण से मेद जो पिघल जाता है। तो ये आपको थेरेपी करनी है, उद्वर्तन थेरेपी, बस्ती करनी है, वमन विरेचन करवाना है और फिर आपको इसमें चिकित्सा में जाना है। चिकित्सा में बहुत सारी दवाइयाँ रहती है। तक्रारिष्ट है, जैसे कि त्रिफला है, लोह भस्म है, वावेडंग है, जौ है। तो इन पेशेंट को अपना डाइट खुद ये करना, मैनेज करना है। डाइटिशियन के पास जाके आप इसको मैनेज करिए या फिर खुद इसको संभालिए। मैं इसको चार्ट आपको दूंगा कि डाइट में आपको क्या क्या लेना है। तो जौ की रोटी आपको मैं प्रीफर करूँगा, बाजरा की रोटी मैं प्रीफर करूँगा और ज्वार की रोटी मैं आपको प्रीफर करूँगा। तो आप इसकी रोटी को आप सेवन करना है। आपको ज़्यादा स्निग्ध पदार्थ सेवन नहीं करना है, ज़्यादा जो तले हुआ है या फिर जिसमें फैट ज़्यादा है, पिष्टमय पदार्थ है, ये आप सेवन आपको अवॉइड करना है। क्योंकि ये जो पदार्थ लेंगे तो ये फैट और आपके बढ़ेगा। इसी कारण जितना आपको वृक्ष डाइट लेने हैं, आपको वृक्ष जो है वो डाइट आपको कंटिन्यू चलेंगे। जो आपका जो मेद है उसको आप कहीं ना कहीं तो भी वो लेखन करे, उसका मेद का लेखन करे, तो मांस का लेखन करे। इस कारण लेखनीय बस्ती भी रहेगी, उद्वर्तन भी लेखनीय कार्य करेगा और जो दवाई है वो भी लेखन करेगी। तो इसी कारण मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस डिसीज़ को या इस कंडीशन को काफ़ी इसको देखें, पहले समझे इसको कि ये मेरा जो ओबेसिटी कंडीशन है ये किस कारण से बनी है। ये कोई डिसीज़ के कारण तो नहीं बनी हुई है, जो मैंने आपको ग्लैंड्स के बारे में बताया वो ग्लैंड्स के कारण तो नहीं है। इसका जो हाइपोसिक्रेशन है उसके कारण तो बनी है, या फिर मेरा कुछ आहार तो कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, मेरा जो अग्नि है वो प्रॉपर है या नहीं है, या मेरे अग्नि ज़्यादा प्रदीप्त हो रही है इस कारण मैं ज़्यादा खाना खा रहा हूँ, ज़्यादा बार मैं डाइट ले रहा हूँ। तो या फिर आप डाइट ही कुछ गड़बड़ ले रहे हैं, वो भी आप करेक्शन करना है। और एक्सरसाइज को आप करेक्शन करना है कि आपको आलस्य जो है, आलस्य ना करते हुए आपको एक्सरसाइज के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना है, जिसके कारण से मेद जो है वो क्षय हो जाए। मेदसा स्वेद प्रविलायनम, ये जो वर्ड आया है, ये वर्ड आपको मैं यही कहूँगा कि आपको ज़्यादा पसीना लाने वाली एक्सरसाइज करनी है, वर्कआउट करना है। उससे आप कुछ म्यूजिक का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसके कि जुम्बा हुआ, एरोबिक्स हुआ, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके कारण आपके शरीर का जो है हलचल बढ़ जाए। और ये अगर मैं आपको यही कहूँगा कि इसमें एक संहिता में एक श्लोक आया है, कार्श्यमेव वरम स्थूल्यम न ही स्थूलस्य भेषजम, ये जो श्लोक है, तो ये श्लोक इतना ये बताता है कि इतना सहज नहीं है स्थूल्य का कि आपने एक आधा दिन में कुछ गोलियाँ खा ली या 7 दिन ले लिए और हो गया, ऐसा नहीं है। ये निरंतर प्रक्रिया रहती है कि आपका खुद का मन आपको एकदम निर्भर बनाना है कि मुझे ये करना ही करना है। जिसे कहते हैं ना कि आपने अगर एक बार ठान लिया कि मुझे ओबेस नहीं रहना है, मुझे मेरा वेट निकालना है, मुझे नॉर्मल वेट में लाना है मुझे खुद का शरीर, तो ये आपका खुद के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपने इसको ठान लिया तो आप फिर सवेरे में 7 बजे 8 बजे तक नहीं सो के रहेंगे, आप 5 बजे उठ के आप वर्कआउट करते रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे। तो आप किसी भी आपके नज़दीक के जो भी आयुर्वेद फिजिशियन है
उनके पास जाके आप इनको समझिए, पहले डिसीज़ को समझिए, उनके पूरे चिकित्सा के प्लान को समझिए। उनमें जो बस्ती कहते हैं, वोमन यूरेशन कहते हैं, उद्वर्तन कहते हैं, या फिर कुछ डाइट का आपको प्लान बताते हैं, एक्सरसाइज का कुछ प्लान बताते हैं, आसन बताते हैं, तो वो आप आसन है, योगासन है, प्राणायाम है, उसमें जो एक्सरसाइज है और डाइट है, इसको आप फॉलो करिए, पंचकर्मों को फॉलो करिए और शमन चिकित्सा लीजिए, जिसमें कुछ कुंभजतु वटी भी कहीं कहीं पे इनको उपयोग में लाते हैं। तो ये सभी डाइट है उसमें। तो आप निराश ना होके, हताश ना होके, जितना आप इसको पॉजिटिवली लेते हैं, डिसीज़ को आप अगर कमेंट करते हैं एक बार कि मुझे ये जो वेट है ये कम करना ही करना है, इतने महीने में, 6 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने कम करना है, तो ये ज़रूर कम होगा अगर आपने ठान लिया तो। अगर आप उसको बहुत हल्के में लेते हैं तो ये आपको आपके साथ में चलने वाला डिसीज, ये कंडीशन बन जाती है। इसी कारण मैं आप सभी व्यूअर्स से, जो भी मेरे दोस्त है, मेरे व्यूअर्स है, मेरे सब्सक्राइबर्स है, जो इसको देखेंगे तो आप इसको ज़रूर समझिए। सही सही बात जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसको सही से समझिए और इसको आप जहन में डालिए, उतारिए अपने खुद के अंदर में कि मुझे ये कंडीशन है, इससे मुझे मिजाज पानी है, ये इससे मैं अभी नहीं करना चाहता हूँ, इसको आगे नहीं करना चाहता हूँ, ये ओबीस कंडीशन में आगे नहीं ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपके लिए घातक बन जाती है आगे के चल के। क्योंकि ये 30-40 के एज में तो ठीक रहता है, थोड़ा बहुत तो आप इसको मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ जाती है, ये आपके जॉइंट्स के लिए हानिकारक हो जाता है, आपके हार्ट्स के लिए हानिकारक हो जाता है। इसलिए मैं आपसे सभी से निवेदन है कि आप इस डिसीज़ को अगर प्रॉपर समझते हैं तो इसके जो पथ्यापथ्य जो है, आहार विहार का पथ्यापथ्य जो है वो आप पालन करिए और अच्छे से इसको आपके नज़दीक में जो भी आयुर्वेद फिजिशियन है उससे आप कंसल्ट करके इनका इलाज करिए। क्योंकि ये कुछ लोग जो है इसमें सर्जरी भी आपको एडवाइस करेंगे। आपका वेट अगर खूब ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है, 100 के ऊपर चला गया है, तो इसमें कुछ सर्जरी भी आती है, जिसमें कुछ एब्डोमेन का, स्टमक का पार्ट रहता है, या फिर डिओडिनल का पार्ट रहता है, या फिर कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट रहता है। तो ये कट करके तो इसको फिर और सिला देते हैं, अलग से इसको कट करके जॉइन कर लेते हैं फिर को। तो ये अलग इसकी सर्जरी है। तो ये सर्जरी भी कोई लोग करते हैं, तो ये अलग अलग इसमें ट्रीटमेंट प्लान रहते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको सुनने के बाद में जैसा भी आपको हो, इसको आप मैनेज करने का जो ध्यास है आपका बना रहे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे भी ये वीडियो करने में हिम्मत आती रहे। जय हिंद, जय आयुर्वेद।